लोहड़ी की शाम थी। पूरा पंजाब उत्सव में डूबा था, लेकिन सरहद के पास स्थित गांव के हवा में कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। करण सालों बाद अपनी हवेली लौटा था। आंगन में लोहड़ी की आग जलाने की तैयारी चल रही थी। करण, याद रखना बेटा, आज की रात गन्ने के खेतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आज धुंध वाली माई अपनी बलि मांगने निकलती है। दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं। अब हम 2026 में जी रहे हैं। कोई माई वाई नहीं होती। ये सब बच्चों को डराने के तरीके हैं। भाई मजाक मत उड़ा। पिछले साल लोहड़ी की रात को लखविंदर का लड़का लापता हो गया था। आज तक उसका सिर्फ साफा मिला, वो भी उन गन्ने के खेतों के बीच। जैसे ही सूरज ढला, आंगन में लोहड़ी जलाई गई। सुंदर मुंदरिये गा रहे थे। तेल और रेवड़िया आग में डाली जा रही थी। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया, ऐसा जिसने जलती हुई आग को लगभग बुझा ही दिया। करण भाई, वो देखो, खेतों के किनारे पर कोई खड़ा है। करण ने मुड़कर देखा। हवेली के ठीक पीछे घने लंबे खेतों के बाउंड्री पर एक काली साया खड़ी थी। वो स्थिर थी, लेकिन इसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से काफी ज्यादा थी। शायद कोई मजदूर होगा। वीर, टॉर्च ला तो जरा। नहीं करण, बाहर मत जाना। देख, आग का रंग नीला हो गया है। वीर सही कह रहा था। लोहड़ी की पवित्र अग्नि रंगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी नीला रंग का हो चुका था। दादी जानकी ने हाथ में गंगा जल लिया और मंत्र भुदभुदाने लगी। तभी एक सिसकी सुनाई दी। ये आवाज करण की छोटे भाई सनी की थी, जो शाम से ही गायब था। आवाज गन्ने के खेतों के बीच से आ रही थी। करण ने बिना सोचे समझे टर्च उठाई और खेतों की ओर भाग पड़ा। नहीं करण, वो सनी नहीं है, वो आवाजों का जाल है। लेकिन करण अंदर जा चुका था। खेतों के अंदर गहरा सन्नाटा था। करण की अपनी ही धड़कन सुनाई देती है। अचानक टर्च का रोशनी एक जगह था। वह सनी खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ करण की तरफ थी। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल, दादी परेशान है। जैसे ही सनी मुड़ा, करण के हाथ से बत्ती छूट गई। वह सनी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जिससे गाढ़ा खून टपक रहा था। मुझे मिल गई। वह आकृति तेजी से करण की ओर बढ़ी। करण पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि गन्ने के पौधे खुद ब खुद उसका रास्ता रोक रहे थे। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी, जो इंसान की नहीं हो सकती थी। ना भागेगा, मिट्टी उतना ही तुझे जकड़ेगी। करण ने देखा कि जमीन उसे दलदल की तरह खींच रही थी। अचानक एक जलती हुई लकड़ी खेतों के बीच आकर गिरी। करण, आग की तरफ आ, ये रोशनी से डरती है। दादी पीछे से चिल्लाई। आग में तिल और सरसों डालो, इसकी गंध इसे वापस पाताल में भेज देगी। करण और वीर खेत से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन जो उन्होंने पीछे छोड़ा था खत्म नहीं हुआ था। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे करण, वीर और दादी हवेली के अंदर पहुंचे, उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हवा का शोर इतना तेज हो गया था, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हो। करण भाई, सनी कहाँ है? आप उसे साथ नहीं लाए? करण की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उसने वीर की ओर देखा, जिसकी आंखों में दहशत थी। सनी नहीं था सिमरन, वो कुछ और ही था। लेकिन असली सनी अभी भी लापता है। अचानक छतों पर भारी कदम की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाहरी चीज ऊपर टहल रही हो। लोग इस आग के अंदर आ जाओ, वो हवेली के अंदर घुस चुकी है। उसे लोहड़ी की बलि चाहिए। अगर आज रात हमने उसे सनी नहीं दिया तो वो एक एक करके सबको ले जाएगी। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सनी अब भी जिंदा है? वो गन्ने के सबसे पुराने कुएं के पास है, जहाँ पहली बार लोहड़ी की राख दबाई गई थी। लेकिन वहाँ तक जाना खुद को मौत के हवाले करना है। अब बहुत हुआ वीर, हमें उस कुएं पर जाना होगा। अगर हम डरे रहे तो ये रात हमारी आखिरी रात होगी। दोनों भाई हाथों में मसाल लेकर फिर से अंधेरे की ओर निकल पड़े। गन्ने के खेत अब किसी भूल भुलैया की तरह लौक रहे थे। अचानक एक उन्हें कुआं दिखा, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। कुएं के किनारे सनी बैठा था, लेकिन वह पत्थर की तरह जमा हुआ था। तुम फिर आ गए। इस बार तुम दोनों की हड्डियां मेरी अगली लोहड़ी का ईंधन बनेगी। जैसे ही वो साया करण की ओर झपटा, करण को दादी की बात याद आ गई। उसने अपने जेब से रेवड़ी और मूंगफली का वह शुरू में अंधविश्वास कहकर रख लिया था।
ने सारी रेवड़ी और मूंगफली जलती हुई आग में फेंक दी। जैसे ही चीनी तेल आग के संपर्क में आए, तेज सफेद रोशनी पैदा हुई। लोहड़ी की शुद्ध अग्नि थी। नहीं, ये पवित्रता मुझे जला रही है। तो रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया था। साया पिघलने लगा और वापस कुएं के गहराई में गिर गया। इससे एक जोरदार धमाका हुआ और अगली सुबह